हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 27 है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दमदार चैप्टर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार को विस्तार से देखा है। अब हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, या वो कोई भी अदर सिविल सर्विसेज का हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, नदी से रिलेटेड हर एक प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आने वाले क्लासेस में नदी प्रवाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र, यह इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही दमदार चैप्टर है। इसको हम थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र, तो सबसे पहले हम इस अपवाह तंत्र शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे। होता क्या है, क्या इस अपवाह का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो चलिए देखिए, अपवाह तंत्र, अपवाह का अर्थ, सबसे पहले अपवाह का अर्थ समझ लीजिए। पृथ्वी पर जहां कहीं भी जल, जहां कहीं भी पानी, जो कि धाराओं, धारा क्या होती है, फ्लोइंग वाटर होता है, धाराओं, धारा होती है, जो कि एक सुर में, एक धार में पानी बहता हो, उसको हम कहते हैं धारा। नदियों के द्वारा धरातली प्रवाह के रूप में पाया जाता है। देखिए, अपवाह का अर्थ उस पानी से है जो कि एक जगह ना रुका हो, जो कि लगातार चलता हो, फ्लोइंग वाटर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको लेते हैं, ये एक क्या है, कुआं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुआं का हम देखते हैं, ये कुआं है। कुआं का जो पानी होता है वो है एक जगह रुका रहता है। यह पानी ऐसा तो है नहीं है कि इस पानी का कनेक्शन किसी दूसरे नदी या तालाब से हो। वो कनेक्शन हो कि ये पानी नदी तालाब में जाए, फिर नदी तालाब का पानी यहाँ आए। तो सीधा है, तालाब और जो कुआं जो होता है वह एक स्थित रूप से वाटर होता है। कहने का मतलब है वो फ्लो नहीं करता है। दूसरी तरफ देखें, अगर हम नहर लें, अगर हम नाला लें, अगर हम झरना लें, अगर हम नदी लें, ये जितने भी पानी के स्रोत हैं, यह अपने पानी को प्रवाहित करती हैं। एक जगह से अगर जो पानी निकल गया, मान लीजिए अगर कोई एक नदी है, ये मान लीजिए कोई नदी है, अगर ये पानी यहाँ से निकल गया तो ये दोबारा इस जगह कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है। तो इस अपवाह का जो अर्थ है वो फ्लोइंग वाटर से है। वो है किससे है, फ्लोइंग वाटर से। देखिए, अपवाह का अर्थ पृथ्वी पर जहां कहीं भी जल, जो कि धाराओं और नदियों के द्वारा धरातली प्रवाह के रूप में पाया जाता है। तो अपवाह का अर्थ अब आप समझ गए होंगे क्या होता है अपवाह का अर्थ। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी मुख्य नदी, कोई मुख्य नदी, फॉर एग्जाम्पल हम गंगा नदी को मान लेते हैं, एक मुख्य नदी व उसकी सहायक नदी। उसकी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, सोन, इसकी बेतवा, तो चंबल, ये उसकी सहायक नदी हैं। तो देखिए, किसी मुख्य नदी गंगा नदी, उसकी सहायक नदियां यमुना, सोन, बेतवा, ये सभी नदी जो कि जल के रूप में पृथ्वी की धरातल पर बहती हैं और जो जल को सागर व झीलों में गिराते हैं, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र का तात्पर्य उस नेटवर्क, उस जाल से है जो कि कोई एक मुख्य नदी हो और उस मुख्य नदी की एक नहीं बल्कि अनेकों सहायक नदी के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा पृथ्वी की धरातल पर बहती हो, पृथ्वी की धरातल पर यह बहती हो, जो कि अपने जल को सागर, झरना, महासागर या फिर किसी भी ऐसी जगह गिराती हो जहां पर अपना मुहाना बनाती हो। तो अपवाह तंत्र का मतलब एक ऐसी नदी से है जिसकी सहायक नदी मिलकर के एक बड़ा सा जाल तंत्र बनाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नदियों की उत्पत्ति, जहां से नदी की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि कोई भी नदी हो उसकी उत्पत्ति एक जगह ना कोई एक जगह होती है जहां से उस नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो किसी नदी की उत्पत्ति से लेकर के लगातार समय के साथ होने वाले उसके विकास से इसका तात्पर्य होता है। जैसे कि
अगर हम आज से करोड़ों साल पहले जाएं तो कई ऐसी नदियां थीं जो कि आज जो नदियां हैं वो नहीं थीं। पहले कुछ ही नदियां थीं, उन नदियों की वजह से कई छोटी छोटी सरताओं ने जन्म लिया, वो आज बड़ी बड़ी नदियों के रूप में पाई जाती हैं। तो नदियों की उत्पत्ति और उनका समय के साथ विकास से इसका तात्पर्य है कि आज नदियों की संख्या इतनी अधिक है। आज से करोड़ों साल पहले जाएंगे तो नदियों की संख्या पहले आज की अपेक्षा कम थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम समझते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप, आज हम इस क्लास में अपवाह ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंतर्गत इस ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ने जा रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पूरे विश्व में लाखों नदियां हैं, हर एक नदी को अगर हम दूसरी नदी के साथ कंपैरिजन करें तो कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आएगा एक नदी का जो कि दूसरी नदी से डिफरेंट होगा। इसी तरह से कोई भी नदी होगा, लाखों नदियों की अपनी प्रकृति जो होगी वो दूसरी नदियों से अलग होगी, लेकिन बारीकी से होगी। लेकिन कुछ नदियों की जो बारीकियां होगी बहुत अलग होगी। तो भूगर्भ शास्त्री, भूगोल के भूगर्भ शास्त्रियों ने नदियों के प्रकृति के अनुसार अलग अलग बांट के रखा है। एक नदी की जो प्रकृति है वो दूसरी नदी की प्रकृति से अलग होती है, मगर कुछ कुछ नेचर को उनके हिसाब से उन्होंने अलग कर रखा है। तो वैसे तो जो ड्रेनेज पैटर्न है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, 20, 50, 100 भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ड्रेनेज पैटर्न को हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया में जो ड्रेनेज पैटर्न है उनकी मुख्य रूप से 15 के लगभग संख्या है। तो आज हम 6 से 7 ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रेनेज पैटर्न को। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रवाह लाइन। शब्दों को पहले हम देखेंगे। प्रवाह क्या होता है? फ्लोइंग। लाइन क्या होती है? एक लाइन। तो इसकी अगर हम परिभाषा पढ़ें तो सीधा है ऐसा जल या फिर ऐसा प्रवाह जो कि केवल एक सिंगल लाइन में पाया जाता हो। प्रवाह लाइन किसी नदी की रेखीय स्वरूप को हम प्रवाह लाइन कहते हैं, जो कि केवल एक सिंगल लाइन हो, केवल एक सिंगल लाइन हो, ना उसकी कोई सहायक नदी हो, ना उससे कोई भी नदी आपस में मिलती हो। वह एक ड्रेनेज लाइन होती है। कहने का मतलब प्रवाह लाइन एक सिंगल लाइन होती है। आइए अब हम नीचे आते हैं। प्रवाह नेटवर्क। जैसा कि नेटवर्क शब्द आते ही हमारे दिमाग में हलचल होने लगती है। नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हम नेट चलाते हैं उसी प्रकार से नेटवर्क है। तो जब कई एक जालनुमा फैल जाता है, जालीनुमा चीज़ों को फैले हुए जालनुमा, तो ये होता है नेटवर्क। तो देखिए इसको समझते हैं। प्रवाह नेटवर्क का मतलब उन कई नदियों के द्वारा बनाए हुए रेखीय लाइनों से होता है। दो व दो से अधिक लाइनों के द्वारा बने हुए प्रवाह को हम कहते हैं प्रवाह नेटवर्क। जब दो व दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं, आपस में ये लाइनें मिलती हैं, उसको हम कहते हैं प्रवाह नेटवर्क। आइए अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है किसी क्षेत्र का मतलब है जब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वही क्षेत्र आएगा जो नदियों से रिलेटिव होगा। अगर हम किसी भी नदी के आसपास जाते हैं, अगर कोई नदी बह रही है तो उस नदी के अगर हम कई किलोमीटर उत्तर में जाएं, कई किलोमीटर दक्षिण में जाएं, या फिर कई किलोमीटर उसके ऊपरी हिस्से में जाएं, या फिर कई किलोमीटर उसके दक्षिणी हिस्से में जाएं, तो हम पाते हैं कि यहाँ का जो बेसन होता है, यहाँ की जो मृदा होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। इसकी मृदा अलग ही पता चलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है। तो देखिए अपवाह प्रतिरूप का अर्थ किसी क्षेत्र में या किसी बेसिन में नदी प्रवाह का जो स्वरूप होता है, किसी भी क्षेत्र में नदी प्रवाह का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। उस स्वरूप को कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कोई भी नदी होती है उसका कोई ना कोई एक उद्गम स्थान होता है और कोई ना कोई उसका एक मुहाना होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी इंसान को ले लें, जैसे कि आप अपने आप को ही ले लें, आपकी शुरुआत सिर से होती है,
और आपकी जो मुहाना है या फिर कह सकते हैं जो डाउनवर्ड है वो आपके पैर हैं। जैसे कि एक इंसान है तो इसका क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक यह एक यहां से शुरुआत होती है, यहां उसका मुहाना है। इसी प्रकार से नदी हुई, नदी का कोई ना कोई उद्गम स्थान होता है और कहीं ना कहीं उसका एक मुहाना होता है जहां पर उस नदी का अस्तित्व समाप्त माना जाता है। इसी से हम लेकर चलेंगे। देखिए, अपवाह प्रतिरूप दूसरे शब्दों में कहें, किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने का मतलब जहां पर वो नदी एंड हो जाता है, जहां पर उस नदी का एंड हो जाता है। नदी, झील, सागर, समुद्र तक बनने वाली संरचना को हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। जैसा कि आपको अपवाह प्रतिरूप के बारे में पूर्णतः समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सभी तरह से देखा है। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, जहां से शुरुआत होती है, जहां पर खत्म होता है, उसके बीच में पाई जाने वाली संरचना को हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप, अगर वहां के डाउनवर्ड की सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। देखिए, इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा एक चीज से समझ लेंगे, अब पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए, अपवाह प्रतिरूप से ही इसको जोड़ेंगे। भारत व विश्व में विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों की संरचना, वहां पर पाए जाने वाली आंतरिक चट्टानें, हम जहां भी हैं वहां की आंतरिक चट्टानें अलग होती हैं। अगर हमारे यहाँ की आंतरिक चट्टानें अलग हैं, कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली आंतरिक चट्टानें अलग हैं, तमिलनाडु में पाई जाने वाली आंतरिक चट्टानें अलग हैं, या फिर एक जगह की चट्टानें दूसरी चट्टानें से मेल खाती हैं। कहने का मतलब है कि जैसा कि एक पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की आंतरिक संरचना, उसमें हमने चट्टानों को विस्तार से देखा था, जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और भी कई महत्वपूर्ण चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस अपवाह प्रतिरूप का जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है वहां की आंतरिक चट्टानों की प्रकृति है। वहां के आंतरिक चट्टानों की प्रकृति, मृदा की संरचना, जहां पर यह प्रतिरूप बना है, जहां पर यह पैटर्न बना है, वहां के मृदा की संरचना कैसी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि का ढाल, उसका जो ढाल है वो किस तरह से है, उसका जो ढाल है वो किस तरह से है। अगर उसका ढाल भारत के प्रायद्वीपीय भाग की तरह होगा तो सभी नदियों का जो प्रवाह होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जल की मात्रा कितनी है। अगर जल की मात्रा कम है तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम का विकास होने की संभावना कम है। अगर वहां पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो है विकास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यही सब कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिसके वजह से ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं और ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। एक नदी से दूसरी नदी में जो अंतर होता है वो इन्हीं की वजह से होता है और इन्हीं की वजह से ही हम पैटर्न सिस्टमों को अलग अलग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। तो चलिए, पहला है, देखिए, पूर्ववर्ती नदियां। देखिए, वे नदियां कहलाती हैं जो अपनी पुरानी घाटियों से प्रवाहित होती हैं। इसको हम थोड़ा उदाहरण के रूप से समझते हैं। मान लीजिए यह हमारा गांव है, जहां पर आप रह रहे हैं वो आपका ये गांव है। ये आपका एक शहर है, कस्बा है, उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति गांव से जुड़ा होता है। कितना ही हो, उसका गांव से किसी न किसी तरह से संबंध होता है, क्योंकि जमीन होगी आपकी तो वही आपका पैतृक गांव है। देखिए, मान लीजिए ये आपका गांव है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये आप हो गए। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो आप इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि यही आपकी एक रास्ता है, यही आपकी सबसे अच्छी रास्ता है, यही शॉर्टेस्ट रास्ता है, यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर बीच में मिट्टी डाल देता है तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए से बी स्थान जाने के लिए, कि आप या तो ऐसे राउंड करके जाएंगे, या फिर ऐसे जाएंगे, या फिर इसको ऊपर चढ़ के जाएंगे, या फिर इस मिट्टी को हटा कर जाएंगे। ये आपके पास ऑप्शन है। तो पूर्ववर्ती नदियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पूर्ववर्ती नदियां अपनी पुरानी घाटियों से होकर ही बहती हैं। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, मान लीजिए यह एक नदी थी, ये बह रही है, ठीक। फिर क्या हुआ, ये एक ग्रेनाइट चट्टान आना शुरू हुई। जब ये चट्टान स्थल पर आ गई तो यहाँ पर एक पहाड़ बन गया। जब यहाँ पर एक
पहाड़ बन गया तो यहाँ से जो नदी बहती थी अब वो पहाड़ एक अवरोध बाधा के रूप में उत्पन्न हो गया। तो नदी के पास क्या होता है कि नदी या तो दाएं या बाएं से अपने आप को कर ले या फिर वो उसी को काटते हुए आगे की ओर पुरानी घाटियों से ही बहना शुरू कर दे। तो पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो कि अपनी पुरानी घाटियों को नहीं छोड़ती हैं। अगर बीच में कोई भी उत्थान आता है, कोई भी पर्वत या फिर ग्रेनाइट ऊपर आता है, तो वह उसको काटते हुए उसी पुराने अपनी घाटी से गुजरती हैं। उन्हीं नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। देखिए, पूर्ववर्ती नदियों का जो प्रवाह होता है बहुत तेज होता है। सीधी बात है कि जब कोई नदी का पानी किसी चट्टान को तोड़ दे तो उसका पहला और जो महत्वपूर्ण उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो यही होगा कि उनका प्रवाह बहुत ही तेज होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जितनी भी हैं उनकी वहाँ पर युवा अवस्था होती है। जब नदी अपनी युवा अवस्था में होती हैं तो उनकी स्पीड जो फोर्स होता है बहुत ही तेज होता है। तो ये पहाड़ों को तोड़ने में उनको सहूलियत मिलती है क्योंकि उनकी स्पीड तेज होती है। तो पूर्ववर्ती नदियों की जो विशेषता है, पहली पुरानी घाटियों से प्रवाहित होती है, उनकी स्पीड जो होती है बहुत ही तेज होती है। इंडिया में पूर्ववर्ती नदियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें से अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंडक नदी और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियों पूर्ववर्ती पैटर्न का एक उदाहरण प्रस्तुत करती। देखिए, वे नदियां हिमालय पर्वत बनने से पहले बहती थीं। जब हिमालय पर्वत नहीं बना था तब भी ये नदियां बहती थीं और यह नदी अपने ये यूरेशिया प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल यूरेशिया प्लेट है, ये इंडियन प्लेट आती है। जब इंडियन प्लेट आती है उत्तर पूर्व से तो बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो यहां से भी पहले नदियां बहती थी जिसमें से सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कई महत्वपूर्ण नदियां थी। यह अपने अवसादों को टेथिस सागर में गिराती थी, दक्षिण की ओर बहती थी। लेकिन जब ये आपस में दोनों टकराने के बाद हिमालय का निर्माण होता है, तब भी इन नदियों ने उस हिमालय संरचना को काट करके अपनी उसी पुरानी घाटी पर बहना घाटी पर बहना समझा। तो इन नदियों की जो धारा थी वो दक्षिण में टेथिस सागर की ओर थी। तो हिमालय के पूर्व भी यह नदियां बहती थीं और हिमालय बनने के बाद भी वो नदियां उसी पुरानी घाटी में बहती हैं। तो अब हम छोटा सा एग्जांपल एक और देखते हैं। देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है सिंधु नदी, ये है सतलुज नदी, ये है गंडक नदी और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन नदियों ने हिमालय जैसे बड़े उत्थान संरचना को काट करके अपनी पुरानी घाटी पर बहना चालू रखा। इसी प्रकार की संरचना पैटर्न को हम कहते हैं पूर्ववर्ती प्रतिरूप। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिए, अनुवर्ती नदियां यह जो प्रतिरूप है, अनुवर्ती प्रतिरूप है, यह विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रतिरूप है। विश्व में सबसे ज्यादा नदियां इसी प्रतिरूप में पाई जाती हैं। साधारणतः समझिए, अगर कोई ढाल है तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अगर आप पानी डालते हैं तो यह पानी अपने आप ही इस ढाल के सहारे बहते चला जाएगा। तो जब वे नदियां जो सामान्य प्राकृतिक ढाल का अनुसरण करती हुई ढाल में बहती हैं, इन नदियों को हम कहते हैं अनुवर्ती नदियां। देखिए, चंबल, कैन, बेतवा, सोन ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिले हुए ढाल का अनुसरण करती हुई ढाल में बहती हैं। इसके अलावा इस प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो सभी इस प्राकृतिक ढाल का अनुसरण करती हुई बहती हैं, जिसमें से हम देखेंगे। देखिए, सीधा समझिए, गोदावरी नदी है, ये महानदी है, कृष्णा हुई, कावेरी हुई। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पर एक चंबल नदी है, ये बेतवा है, कैन है, सोन नदी है और कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि सामान्य रूप से प्राकृतिक मिले ढाल के अनुसरण करती हुई बहती हैं। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नदी प्राकृतिक रूप से ढाल के अनुसरण करती हुई बहती है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे और एक महत्वपूर्ण नदी पैटर्न पर। देखिए,
परिवर्ती नदियां, परिवर्ती नदियों को हम कहते हैं सबसिक्वेंट रिवर। देखिए सबसिक्वेंट रिवर को आप सीधा समझिए, अनुवर्ती नदियां और परिवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां ये हो गई, मेन नदी हो गई, और परिवर्ती नदियां इसकी एक सहायक नदी हो गई, जो कि एक लगभग समकोण पर मिलती, लगभग। ऐसा नहीं है कि आप चांदा प्रकार लेके वहां पर नापने पहुंच जाए, लगभग समकोण पर ये मिलती है। देखिए किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदी, किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदी, देखिए अगर हम इंडिया का मैप को देखें, गंगा नदी लगभग यहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार से होती है बांग्लादेश में, और ये कहां पर, बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराती है। तो यह एक मुख्य नदी हो गई। इस मुख्य नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी अपने आप को गंगा में समा देती है लगभग समकोण पर। तो इसी को हम कहते हैं सबसिक्वेंट रिवर। सबसिक्वेंट रिवर प्रमुख नदी की एक प्रमुख सहायक नदी होती है, किसी प्रमुख नदी की एक प्रमुख सहायक नदी होती है जो कि लगभग समकोण पर इससे मिलती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में चंबल, केन, बेतवा, सिंध नदी जो है वो गंगा यमुना की मुख्य सहायक नदी हैं। देखिए चलिए अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण पैटर्न पर। देखिए अध्यारोपित पश्चात प्रतिरूप, देखिए इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। इस पैटर्न को हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए जब कोई, अगर हम कहीं पर पानी छोड़ देते हैं तो वहां पानी क्या होती है, पानी की विशेषता होती है कि वह बहना शुरू कर देती है, जहां पर उसको ढाल मिलेगा वो बहना शुरू कर देती है, वो अपने साथ ऊपर की परत को भी ले जाती है, अपर्दित कर देती है। जब हम किसी जगह पर यह पानी रेगुलर डालें तो वो उसकी, यह एक उसके नेचर में आ जाएगी कि वह उसको और गहरा करती जाएगी। अगर हम और पानी डालेंगे तो उसका एक नेचर है कि वह एक नई परत को और अपर्दित कर देगा। तो जब यह नदियां लाखों करोड़ों सालों से बह रही हैं तो इन नदियों ने, हर एक नदी ने अपने गार्ज को, आज से करोड़ों साल पहले जाएं, अगर जब ये नदियां बनी थीं तो एक सपाट मैदान होगा, एक सपाट मैदान होगा। मगर नदियों ने लगातार लाखों करोड़ों साल से जब ये बह रही हैं तो इन्होंने अपनी, जहाँ से बह रही हैं वहाँ पर अपर्दित कर दिया है, वहाँ पर एक गार्जनुमा संरचना बना दी है। तो यह संरचना गहराई में अगर हम जाएं तो कई मीटर होती है, अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो कई किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। तो देखिए उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर यह लगभग एक नदी है और नदी ने इसको, यह एक हमने संरचना बनाई है चट्टान की, इस चट्टान को उसने अंदर तक खोद दिया है, अंदर तक उसने अपर्दित कर दिया है। तो जब ये अपर्दित कर दिया है तो इसकी जो मृदा होगी वो आगे बह गई होगी। तो अब क्या होगा कि जो सुपर इम्पोज्ड पैटर्न है, सुपर इम्पोज्ड पैटर्न कहता है कि जब यह चट्टान, नदियों ने इन चट्टानों को गार्ज के रूप में एक संरचना बना दी है, तो फिर क्या हुआ कि जो लावा का उद्भेदन हुआ, जहां जहां पर लावा का जो उद्भेदन हुआ, लावा का उद्भेदन से लिक्विड के रूप में लावा निकलता है। जब लावा लिक्विड के रूप में निकलता है तो वह हर एक उस जगह जाएगा, हर एक जगह जाएगा जहां पर वह उसको ढाल मिलेगा। तो सबसे पहले उन लावों को जो ढाल मिली है वो मिली है नदियों के गार्ज पे, नदियों के गार्ज पे। तो जब ये एक चट्टान थी, एक नई चट्टान ऊपर से लावा के रूप में यहां बन गई। जब ये लावा के रूप में बन गई तो नदियां बहती थीं, इसी गार्ज से बहती थीं, उसी गार्ज पर यह एक मोटी लावा की परत चढ़ गई। तो नदियों ने क्या किया, क्योंकि नदी की जो हमने पहले बताई कि नदी की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वह ऊपर की परत को काटना होती है, ऊपर की परत को काटते जाती है। तो लावा के चढ़ने से दो असंगत है, एक ये चट्टान हो गई और एक लावा की चट्टान हो गई। तो जब दो अलग चट्टानें हो गई तो पानी को भी इस नई परत को
अपर्दित करने में टाइम नहीं लगता है या फिर उसको वो आराम से अपर्दित कर देती है। तो लावे की एक मोटी परत जो कि लावे के रूप में चढ़ गई थी, तो नदी ने इसको अपर्दित करना शुरू कर दिया। नदी ने इसको अपर्दित करना शुरू कर दिया। देखिए अब हम समझते हैं, यहां से देखिए शब्दों से समझते हैं। इन नदियों के क्षेत्र वृहद हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात क्रिटेशियस इरोसीन काल में ज्वालामुखियों का दरारी उद्भेदन हुआ। यह एक क्या है, एग्जाम्पल है भाइयों, यह एक एग्जाम्पल है कि इन नदियों के क्षेत्र वृहद हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात क्रिटेशियस इरोसीन काल में ज्वालामुखियों के दरारी उद्भेदन हुआ। जब दरारी उद्भेदन हुआ तो बड़ी भारी मात्रा में लावे की उत्पत्ति हुई। उसी लावे से एक बड़े महाराष्ट्र के पठार व दक्कन के पठार का निर्माण होता है, उसी दरारी उद्भेदन से निकले लावे से। जब ये लावा उद्भेदन हुआ तो उससे निकलकर लावा नदी घाटियों में भर गया, नदी घाटियों में इन नदी घाटियों में बड़ी मात्रा में लावा भर गया। जब लावा भर गया तो वर्षा जैसी होती है, तो नदियों का जो नेचर होता है वो होता है कि ऊपर की परत को अपर्दित करना। तो वर्षा का जल पुनः निश्चित बेसाल्ट को अपर्दित कर नदी की पुरानी घाटियों को पुनः प्राप्त कर लिया। पुरानी जो घाटी थी उसको पुनः प्राप्त कर लिया। ये पहले थी, फिर क्या हो गया, इस पर एक लावे की परत चढ़ गई, जब लावे की एक परत चढ़ गई तो चढ़ने के बाद ऊपर से क्या हुआ, फिर से नदियों ने इसको अपर्दित कर दिया, तो फिर से ये पुरानी वही घाटी बन गई। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, अगर इसका क्वेश्चन आता है किस पैटर्न में दो प्रकार की चट्टानों में से एक प्रकार की चट्टानों को अपर्दित करती है या फिर असंगत चट्टानों से विकसित होती है, या फिर आ सकता है कि असंगत चट्टानों पर विकसित होता है, मतलब किस प्रकार का पैटर्न असंगत चट्टानों पर विकसित होता है। देखिए, जब कोई नदी धरातल अपर्दित शैलों से बहती है, पहला है कि जब कोई नदी धरातली अपर्दन शैलों से बहती है या फिर जब असंगत चट्टानों पर विकसित होता है, तो इसको सुपर इम्पोज्ड एक महत्वपूर्ण पैटर्न है। इसको थोड़ा सा गहराई से आप एक बार और इसको देखिए कि दरारी उद्भेदन से निकले लावे ने उस घाटी को पूरी तरह से लावे ने अपने को ढक लिया है। ढकने के बाद नदी फिर से पुनः उस पर आती है, तो पुनः नदी उसको अपर्दित करके फिर से उसी घाटी को प्राप्त कर लेती है। इसी को हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। देखिए नेक्स्ट है वृक्षी प्रतिरूप, उसी को हम कहते हैं डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। देखिए इसको हम समझते हैं। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं, अगर मौसम नॉर्मल हो, आपका अगर मौसम जनवरी फरवरी का है तो पेड़ों में पत्ती पूरी रहती है, तो पेड़ का केवल इतना ये दिखता है और ऊपर से आपको पत्ते दिखते हैं। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है, जैसे कि अप्रैल मई आता है, तो क्या होता है, पत्ते ज़्यादातर पौधों के पेड़ों के हट जाते हैं, तो हम उसकी टहनियों को देख सकते हैं। तो लगभग जो टहनियाँ होती हैं देखिए, ये लगभग तने हो गए, टहनियाँ हो गई, शाखाएं हो गई। इसी प्रकार का पैटर्न जो होता है उसी को हम कहते हैं वृक्षी व डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, वह शाखा के रूप में मतलब टहनियों के फैले हुए अवसाद को वृक्षी अवसाद कहते हैं। यह वहां पाए जाते हैं जहां पर चट्टानों में एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता का मतलब होता है जहां पर चट्टानें एक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जहां पर एक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रकार की चट्टानें ज़्यादातर वहां पाई जाती हैं जहां पर क्या हो, बलन व भ्रंश ना पाए जाते हों, जहां पर क्या हो, धरातल जो होती है वह मंद ढाल की होती है। यह कहां पर पाया जाता है, यह भारत के उत्तर के मैदान में बहने वाली गंगा की सहायक नदियों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सीधे समझिए, जो वृक्षी या डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न है वह एक शाख व टहनियों के रूप में होता है। इसकी जितनी भी स्थिति है, इसकी जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है, वह क्या है,
एक प्रकार की चट्टानों पर निर्भर करता है। इसमें जो ढाल होता है वो मंद होता है। जब ढाल मंद होता है तो जहाँ भी पानी को जगह मिलती है वो वहाँ पर प्रवाहित शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है इसमें कि यह एक पेड़ों की टहनियों के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे कि देखिए, ये प्रमुख नदी है एक, ये लगभग मैदानी क्षेत्र है। तो क्या हुआ, जहां जिसको जगह मिली वहीं वो उसको चलना शुरू कर दिए, जहां जिसको जगह मिली वहीं वो नदियां बहना शुरू कर दी। तो यह एक वृक्ष की टहनियों के रूप में यह दिखाई पड़ता है। देखिए, यह टहनियों के रूप में, देखो ये टहनी है, इस टहनियों के रूप में यह दिखाई पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, क्योंकि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो सभी उत्तर से निकलती हैं, वह दक्षिण से भी निकलती हैं। तो इसका जो ढाल है वो बहुत ही मंद होता है। तो मंद ढाल में ही इस डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जालीदार अथवा जालयुक्त प्रतिरूप। इसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न देखिए, यह हम कहें कि यह पिछले वाला का मतलब है इस पैटर्न का बड़ा स्वरूप है, इस पैटर्न का बड़ा स्वरूप है। देखिए, इसकी छोटी छोटी महत्वपूर्ण विशेषता के आधार पर हम इसको अलग करेंगे। कैसे? देखिए, नेक्स्ट है जालीदार व जालयुक्त प्रतिरूप। इसी को हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। देखिए, ट्रेलिस जो पैटर्न है वह ऊपर हमने जो पढ़ा हुई वृक्षी वाला, डेंड्रिक वाला, इसका बड़ा स्वरूप है। इसमें नदियों की संख्या की अपेक्षा उसमें नदियों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर नदियाँ थोड़ी सी कम है, वहाँ पर नदियों का जो जाल है बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, जालीदार व वृक्षदार पैटर्न जो होता है उसमें थोड़ा सा बारीकी का अंतर है, उसमें संख्या कम होती है, इसमें संख्या बहुत अधिक होती है। अधिक संख्या क्यों होती है इसको हम देखेंगे। तो देखिए, इसको वे नदियां जो बलनदार स्थलीकृति पर बनती है या वृक्षीय आकृति का एक बड़ा स्वरूप पाया जाता है। इसमें सहायक नदियों की बड़ी भूमिका होती है। जितनी ज़्यादा सहायक नदियां होंगी उतनी ही, अगर हम इसको ऊपर से फोटो लें नदियों की, तो बहुत ज़्यादा जाल के रूप में बनती हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी वहाँ पर जालयुक्त अधिक एक स्थलाकृति दिखेगी। अगर हम इसको देखें तो नागपुर पठार के सिंह भूमि व शिवालिक व लघु हिमालय में यह वृक्षी ना होकर जालीदार नुमा एक संरचना को बनाते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है कि यह बलनदार स्थलीकृति पर पाई जाती है। देखिए कैसे पाई जाती है इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यह एक बलन हो गया और यहाँ पर ये, जब बलन हो गया तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नदियों का निर्माण होगा, और जब महत्वपूर्ण नदियों का निर्माण होगा तो ढाल इस तरफ है, जब इस तरफ ढाल है तो यह ढाल का अनुसरण करते हुए दक्षिण या फिर राइट हैंड की तरफ जाएंगी। तो जब जाएंगी तो यह कई महत्वपूर्ण छोटी छोटी सरताओं के रूप में निकलेगी, और जब हम इसको ऊपर से फोटो लें तो यह कुछ ऐसे नजर आएगा। बहुत अधिक संख्या में इसकी संख्या होती है, छोटी छोटी नदियों की बहुत ज़्यादा संख्या में इसकी संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास में अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरूपों को देखा है। तो आने वाली क्लास में हम लोग इस प्रतिरूप को आगे जो और कुछ महत्वपूर्ण और प्रतिरूप हैं और कुछ पैटर्न हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।